हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑब्जेक्टिव जेपीएससी। दोस्तों, आज बात करेंगे हम नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। बिफोर गोइंग टू डिस्कस, एक फेमस कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो यू शुड हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन। आपको पूरा ध्यान लगा देना है उस लक्ष्य के प्रति और आगे बढ़ते जाना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये टू आईडीज में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये दूसरा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नागा डायनेस्टी होती क्या है, ये कहां से आए, कौन थे, क्या ये ट्राइब थे। इन सभी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नागा डायनेस्टी जो है उसकी स्टार्टिंग होती है 64 एडी से। 64 एडी से फनी मुकुट राय के द्वारा। नागवंशी रूलर्स जो थे वे वन ऑफ द इंपोर्टेंट रूलर हैं झारखंड में, तभी इन्होंने 2000 सालों तक इस एरिया में शासन किया। इनका जो पहला कैपिटल था वो पोखरा था, और अंग्रेजों को भी जानकारी जो मिली थी इस डायनेस्टी के बारे में वो 1789 को मिली थी। और इसे एक आदमी दर्पणनाथ शाह, एक आदमी था दर्पणनाथ शाह, उसने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, इस चीज को फॉरवर्ड कर दिया था। फनी मुकुट राय वॉज बोर्न इन 64 एडी। 64 एडी को फनी मुकुट राय का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, और इसी समय से नागा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। एंड रूल्ड फ्रॉम 83 एडी टू 162 एडी। अकॉर्डिंग टू द नागा लिनेज, ही वाज द सन ऑफ पार्वती अ रेसिडेंट ऑफ वाराणसी की रहने वाली एक पार्वती थी, उनके ये बेटे थे। हु वाज अपॉइंटेड किंग बाय द पार्थ किंग मदरा मुंडा जो थे उस समय किंग थे इस एरिया के, सुतियाम्बे रांची जिले में ही मिलता है। एंड अदर लीडर्स इन द रीजन। तो मदरा मुंडा उस समय के राजा थे। उस समय मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था, और एक तरह से कह सकते हैं आप उस समय मुंडा शाही थी। तो बाद में इन्होंने क्या डिस्कस किया, 600 बीसी में इनका आगमन हो गया था इन एरियाज पे। तो 600 बीसी से लेकर के 64 एडी तक, मीन्स आप कह सकते हैं 650 ईयर्स तक ये इनका शासन चलता रहा। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें अपने सोशल कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपना जीवन जीना चाहिए ट्रेडिशनली, और हमें वनों में ही रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना जो कल्चर है उसे निभा पाए। तो इस तरह की कुछ विचारधारा थी, और भी कुछ काफी राजनीतिक और भी कुछ समस्याएं थी। तो उन समस्याओं के कारण इन्होंने अपना किंगशिप जो है वो दे दिया फनी मुकुट राय को, जो कि नागवंशी डायनेस्टी के संस्थापक थे। तो इस तरह से नागवंशी डायनेस्टी का फेज स्टार्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नागवंशी ट्रेडिशन, अ सकलदीपी ब्राह्मण, ये एक दंत कथा है, इसे आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बट ये स्टोरी है इनके ट्रेडिशन में। अ सकलदीपी ब्राह्मण चाइल्ड वाज सीन अंडर अ स्नेक फुफदर। ये स्नैक है, मान लीजिए ये स्नैक है, तो इसके अंडर में एक बच्चा यहाँ पर था। द न्यू बोर्न चाइल्ड वॉज रेज्ड बाय अ ब्राह्मण ऑफ कन्याकुब्ज ब्राह्मण अभी आपको यूपी में मिलेंगे। ये इन्होंने ही इनका लालन पालन शासन किया था, और फनी मुकुट राय भी इन्होंने ही रखा था। मुकुट राय हैड एस्टैब्लिश्ड अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद द पंचेत किंगडम एंड स्ट्रेंथ हिज पोजीशन बाय मैरिंग अ गोवंशी राजपूत प्रिंसेस। जो पंचेत किंगडम जो था, अगर यहाँ पे उस समय नागा डायनेस्टी रूल कर रही थी तो इसके ईस्टर्न रीजन पे, इस रीजन पे पंचेत किंगडम था। तो यहाँ से एक ये जो पंचेत किंगडम की जो राजकुमारी थी उनसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया नागवंशियों ने, और इस एरिया से वो फ्री हो गए कि इधर से कोई आक्रमण नहीं हो सकता था। उसके बाद पंचेतों और नागवंशियों ने मिल करके इस एरिया में केवंझर एरिया ये कहलाता था, तो इस एरिया में इन्होंने आक्रमण किया और इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फनी मुकुट राय वाज द फर्स्ट नागवंशी रूलर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। हु रूल्ड बनता, अरजान, बादाम, रामगढ़, गोला, तोपी, पलानी, मनकेरी, बलतुआ एंड केवंझर।
In his time, tribes dominate the region, but other Hindu caste began to increase. उस समय अन्य जो कास्ट थे, ब्राह्मण, राजपूत और भी अदर कास्ट के लोग जो है उनका वो इस रीजन में बढ़ने लगा। राजा प्रताप राय, द फोर्थ नागवंशी रूलर, चेंज द कैपिटल फ्रॉम सुतियांबे टू बैंक ऑफ चुटिया स्वर्ण रेखा। ये जो चुटिया नाम आप सुन रहे हैं ये अभी रांची में है, वही चुटिया है जो अभी आप नाम सुनते हैं। द ऑर्डर ऑफ कैपिटल ऑफ नागवंशी रूलर वॉज सुतियांबे, चुटिया, खोखरा, डोईसा, बालाकोट एंड रातूगढ़। Nagvanshi ruled over Chota Nagpur plateau in India for about 2000 years, which I told you earlier. This dynasty continued to medieval and modern period. There are so many changes happened during this period. वो हम आगे अभी देखेंगे। Some important rulers of dynasties were, these are the most important rulers, you should remember these names. राजा मधु सिंह, राजा दुर्दनसाल, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसे याद रखना है क्योंकि आगे ये आने वाला है ये नाम। महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव एंड द लास्ट किंग वाज महाराजा लाल चिंतामणि सरनाथ शाह। ये जो लास्ट है, लास्ट और फर्स्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट आपको पता होगा फनी मुकुट राय। अब चलिए इन्वेजन की बात करते हैं। द नागा डायनेस्टी वाज इन्वेडेड बाय कलचुरी रूलर्स ऑफ त्रिपुरी नियर जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी शासकों ने इस एरिया में 11th सेंचुरी आते आते आक्रमण कर दिया था। द कलचुरी रूलर्स लक्ष्मी वॉज द रूलर ऑफ गंधर्व राय नागवंश। ये क्वीन थी उस टाइम पे, विथ आफ्टर विच भीमकर्ण बिकेम द रूलर। उसके बाद भीमकर्ण को शासक बनाया गया। और ये जो कर्ण की उपाधि है, कर्ण की उपाधि, ये जो टाइटल अपनाया गया है वो नागवंशियों ने इन्हीं लोगों से अपनाया। इन्हीं लोगों के बाद इन्होंने अपने नामों में कर्ण लगाना स्टार्ट कर दिया। तो भीमकर्ण बिल्ड भीमसागर, ही डिफीटेड द रक्सेल राजवंश। रक्सेल एक राजवंश है, वो आपको पलामू रीजन में देखने को मिल जाता था उस टाइम पे। अभी भी इनके कुछ फोर्ट्स हैं, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको मौका मिले तो। रक्सेल ऑफ सरगुजा, सरगुजा जो है अभी छत्तीसगढ़ में भी है, इनका इन्फ्लुएंस झारखंड के पलामू एरिया में भी था। रक्सेल सरगुजा एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम टू द किंगडम ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल रीजन पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दिया था। द हयावंशी रक्सेल, रक्सेल के भी दो पार्ट होते हैं, दो तरह के होते थे। एक थे हयावंशी रक्सेल और एक का नाम मुझे अभी पता नहीं है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। Established their rules in Sarguja, Chhattisgarh. The Raksel invaded the Nagvanshi ruler Bhimkarna with 12,000 cavalry troops on that time. But Bhimkarna defeated the Raksel in the Battle of Barna. Battle of Barna को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। And established his rule as far as Barwa and Tori, लातेहार। मतलब बैटल ऑफ बरना भीमकर्ण ने जीत लिया और उसके साथ अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा दिया बरवा एंड टोरी में, जो कि अभी लातेहार में आपको मिलेगा। एट दिस टाइम भीमकर्ण शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम चुटिया अगेन टू खुखरा ड्यू टू फियर ऑफ इन्वेजन फ्रॉम ऑटोमन रूलर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो एक तुर्क शासक था, वो ये नाम काफी फेमस है हमारे हिस्ट्री में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी उसको जला दिया था, ये वही शासक था। अब चलिए हमारा जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का उसे डिस्कस करते हैं। नागा गवर्नेंस सिस्टम, इनका गवर्नेंस सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, उसे अब हम देखेंगे। इन द फर्स्ट सेंचुरी 64 AD द मुंडा मोनार्की वाज ट्रांसफर टू द नागवंशी, जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया। जो फनी मुकुट राय था, फनी मुकुट राय ने जो मुंडाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, पढ़ा सिस्टम को चेंज नहीं किया, बट ही ट्राई टू एक्सपेंड इट। पढ़ा सिस्टम क्या था, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मुंडा जो होता था, ये जो पूरा है इसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, पढ़ा सिस्टम कहते हैं। ये जो मुंडा जो था वो विलेज लेवल का एक हेड होता था और ये पोस्ट होता था। मुंडा एक जाति भी होती थी और एक ये पोस्ट भी था। तो मुंडा, किसी गांव के मुखिया को मुंडा कहते थे, ये विलेज लेवल पे होता था। उसके ऊपर मानकी होता था, मानकी जो होता था वो टैक्स कलेक्टर होता था और वो पट्टी लेवल पे होता था। जब 8-10 गांवों को मिला करके पट्टी बनाया जाता है तो उसे ही पट्टी कहते हैं, 8-10 गांव का समूह। तो उस पट्टी लेवल का जो हेड होता था वो मानकी होता था। उसके ऊपर पढ़ा राजा होता था। पढ़ा राजा गांव के, 2 गांवों के अंतर गांव
इंटर विलेज का जो डिस्प्यूट होता था उसे पढ़ा राजा सॉल्व करता था, और उसके भी ऊपर होता था पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता था, और इसको जो है सजेशन दिया जाता था इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन थे? दीवान थे, ठाकुर थे, पांडे थे, लाल थे, ये सारे पोस्ट थे और ये चेंज होते रहते थे। और ये जो पढ़ा पंचायत में जो लोग थे वो सिलेक्टेड होते थे लोगों के द्वारा। जब नागवंशी आ गए तो नागवंशी के ऊपर जो राजा था उसका शासन सुपीरियर हो गया, पढ़ा पंचायत के भी सुपीरियर, और इनके सजेशन से ये सारा सिस्टम चलने लगा। देयर वाज नो चेंज इन द सिस्टम ऑफ फ्रॉम द 1st century to 16th century AD, बट द इफेक्टिव इंटरवेंशन जो स्टार्ट हुआ है वो 1585 AD के बाद हुआ है, क्योंकि मुगल तब तक हमारे देश में आ चुके थे। बाबर का पदार्पण हमारे एरिया में हो चुका था, भारत देश में। The Mughal army began to keep an eye on the king here, and later it gradually assumed a regular form which came to be known as मालगुजारी। तो मालगुजारी सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मालगुजारी सिस्टम था कि मुगलों ने देखा कि इस रीजन पे एक राजवंश है, तो इनसे कुछ टैक्स वसूला जाए, तो उसे ही मालगुजारी वो कहते थे, क्योंकि कभी मन किया कभी लिया, कभी मन किया कभी टैक्स नहीं लिया। तो इस तरह से ये सिस्टम था। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस और गुड्स इन द नागवंशी पीरियड, जो टैक्स कलेक्शन था उस समय नागवंशियों का। देखिए यहाँ आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। नागवंशियों का जो टैक्स सिस्टम था वो बेस्ड था पढ़ा पंचायत सिस्टम में, और जो पढ़ा पंचायत सिस्टम था वो एक सोशल स्ट्रक्चर था मुंडाओं का, और उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए वो टैक्स कलेक्शन करते थे, ना कि किसी क्षेत्र में राज करने के लिए। तो ये ट्रेडिशन जो था उसको फॉलो किया गया था नागवंशियों के द्वारा। और नागवंशियों ने क्या किया, अब उन्हें दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर जरिया नहीं था टैक्स कलेक्शन का। वो थोड़ा बहुत टैक्स होता था, उसी से वो रूल करते थे और अपना जो एरिया था उसे संभालते थे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आदिवासी जो होते थे, आदिवासी ट्राइबल जो होते थे, वे जंगलों में रहते थे और काफी कम लोग खेती करते थे। वो देते भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते थे, खेती से जो उपजता था धान वगैरह की फसलें इस एरिया में फेमस थी, जो मोटा अनाज था उसका कुछ पार्ट दे सकते थे, और जंगल में कुछ होता है उसका कुछ पार्ट दे सकते थे। और बहुत सारे गांव जो होते थे वो इंटीरियर होते थे, जंगलों में होते थे, जाने का भी रास्ता उस समय नहीं था। तो इस तरह की व्यवस्था थी, और इस तरह की व्यवस्था में टैक्स वसूलना काफी मुश्किल था। तो प्रेशर बढ़ता चला गया, और टैक्स देने में जो किंगडम था, वो किंग थे यहाँ के, वे असमर्थ होने लगे। अब इसी के कारण क्या हो जाता है कि छोटा नागपुर खास के राजा महाराजा दुर्जनशाल जो थे, देखिए महाराजा दुर्जनशाल का आ गया, ये वही दुर्जनशाल है जो मैंने आपको पहले बतलाया था वीडियो में। दुर्जनशाल ने 1616 एडी में क्या किया कि ये टैक्स देने में असमर्थ रहे, तो जहांगीर ने इसे 12 साल के लिए ग्वालियर कोर्ट में बंद कर दिया। अब देखिए टैक्स नहीं देने के कारण क्या होता है, महाराजा दुर्जनशाल जो थे उनको वे छोटा नागपुर एरिया से उठा लिया जाता है उनको जहांगीर के द्वारा, और उन्हें ग्वालियर फोर्ट में बंद कर दिया जाता है 1616 एडी में। तो और उसके बाद 6 साल के बाद दुर्जनशाल वाज फ्रीड फ्रॉम द कैपिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट टू पे टैक्सेस ऑफ 6000, और उन्हें 6000 रुपए, सॉरी 6 साल नहीं थे वे, 6000 रुपए के एवज में उसे छोड़ दिया जाता है, और 12 वर्षों तक उन्हें ग्वालियर फोर्ट में ही रखा जाता है। The tax system on the Nagvanshi king went on increasing, but there was no proper provision of taxes on that time. So मैंने आपको बतला दिया है पहले ही। Due to the constantly increasing in tax volume, the Nagvanshi king changed their ancient system. अब देखिए ये सिस्टम में बदलाव आ रहा है क्योंकि इंटरवेंशन हो गया है मुगलों का। The Nagvanshi king called the principal standard of the Padha as भूमिहार and ordered to recover the goods. जो भूमिहार होते थे, भूमिहार वही लोग थे जिनको मानकी कहते हैं, ये मानकी लोग ही भूमिहार कहलाते थे, और इनको ऑर्डर दिया गया कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। लेटर द किंग केप्ट
देयर इज सेपरेट वेसल, फिर बाद में क्या होता है, एक सेपरेट वेसल रख दिया जाता है, वेसल, एंड ऑथोराइज्ड देम टू कलेक्ट द गुड। वेसल कुछ लोग होते थे जो अब ये टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे। दिस मेड द सिचुएशन ऑफ भूमिहार इवन मोर पैथेटिक। जो भूमिहार थे, भूमिहार को ही मानकी कहा जाता है और भूमिहार भी इन्हें कहा जाता है। भूमिहार जो थे, भूमिहार का जो सिचुएशन था वो और खराब होने लगा। द वेसल यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स कलेक्शन करते थे और जब डिमांड होता था, जब मुगलों के द्वारा डिमांड होता था, उस समय उसे नजराना या ऑफरिंग के नाम पे दिया जाता था। द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश केम आफ्टर द मुगल फाउंड दीवानी इन 1765। एज सुन एज दे अराइव, दिस पीपल फ्लेड द एरिया अंडर फोर्ट विलियम अंडर द सिस्टम ऑफ पटना काउंसिल। तो देखिए 1765 में आगमन हो जाता है ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे, उनका आगमन 1600 शताब्दी में ही हो गया था। तो देखिए 1765 के आसपास एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी जिसे हम जानते हैं नाम बक्सर के युद्ध से। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध में जो शाह आलम द्वितीय थे, जो मुगलों का जो आप राजशाही का स्ट्रक्चर देखेंगे, शाह आलम आपको लास्ट में मिलेंगे। तो शाह आलम जो रूलर था और उसने वो शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों ने मिल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रमण कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने भी आक्रमण किया और ये जो लड़ाई थी वो बक्सर में हो रही थी और इस लड़ाई को जीत लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई को जीत लिया और जीतने के बाद वो जो दीवानी थी इस एरिया की, वो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है मुगलों के द्वारा। अब क्या होता है, when no regular taxes was received, अब दीवानी तो मिल गई लेकिन जो टैक्स कलेक्शन था इस एरिया से हो नहीं पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, आदिवासी देते भी तो क्या देते, और यहाँ का स्ट्रक्चर डिफरेंट था और इस व्यवस्था को वो नहीं समझ पाए। और ब्रिटिशर्स बाहर से भी आए थे, उनको इस एरिया का उतना नॉलेज नहीं था, यहाँ के कल्चर का उतना नॉलेज नहीं था, तो वो इस एरिया में अनसक्सेसफुल रहे टैक्स कलेक्शन को लेकर के। लास्ट में इन 1793 एडी द राजा महाराजा वर मेड जमींदार। जमींदारी प्रथा जब आई, जब इंट्रोड्यूस किया इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्ती के टाइम पे जो जमींदार को नियुक्त किया गया और जमींदारी परंपरा का स्टार्ट जो हो जाता है, उस समय से कलेक्शन स्टार्ट होने लगा। अब क्या है, जागीरदारी सिस्टम चेंज टू जमींदारी। अब जो जागीरदार थे वो बेकार हो जाएंगे और जमींदारों का उदय होने लगेगा। तो जमींदार क्या थे, जमींदार 10 किलो अगर टैक्स इकट्ठा हुआ तो 9 किलो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया, 1 किलो उनके पास रह गया। तो ये सिस्टम चल रहा था। और अगर कोई किसान जो है वो टैक्स देने में असमर्थ हो जाता है तो इनकी जो भूमि होती थी वो जमींदारों के पास चली जाती थी, इट मींस गवर्नमेंट के पास चला जाता था। और जो भूमि का मालिक था वो भूमिहीन हो जाता था और भूमि का सिर्फ मजदूर बन करके रह जाता था। तो काफी ये व्यवस्था थी, काफी दयनीय थी और एक शोषण के दृष्टिकोण से भी आप इसे ले सकते थे। विद दिस सिस्टम द रूल ऑफ मुंडा एंड नागवंश which had been in existence since ancient time came to an end and the British Raj system came into force। इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, पूरा सिस्टम खत्म हो गया और ब्रिटिश राज का उदय हो जाता है। The king or the Maharaja remained a medium to collect taxes for the British, after which the law and order of the British began। उसके बाद जो महाराजा थे वे नाम मात्र के राजा बन जाते हैं, वे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर के एजेंट के रूप में ब्रिटिशर्स के हो जाते हैं। नाउ लॉज एंड रेगुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन विच द किंग, महाराजा, मुंडा मान की व्यवस्था, पढ़ा, पंचायत एक्सेट्रा ऑल टुगेदर वर मर्ज्ड, और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। Along with the whole country, छोटा नागपुर also came under the British and the rule of नागवंशी king ended। इस तरह से ब्रिटिशर्स का उदय होता है और सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और अंग्रेज इस एरिया के शासक बन जाते हैं। तो ये था पूरा नागवंशी परंपरा, नागवंशी सिस्टम, नागवंशी डायनेस्टी, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव